चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और ये जो अब एरिया है ये हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा रेलेवेंट है कंपैरेटिवली। इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ऑल्दो बहुत इजी एरिया है बट ऐसा चाहिए और ऐसा इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है कि इसमें से सवाल पूछना बहुत लाजमी सा हो जाता है। ठीक है, तो क्या है इसके अंदर हम बात करेंगे डेफिनेशंस की, इसके अंदर बात करेंगे हम डिफरेंसेस की। किसके बीच में डिफरेंस हम देखेंगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, और साथ ही में अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है। ऑल्दो आप इन तीनों चीज़ों को अलग अलग से समझ चुके हो बट डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखते हो तो थोड़ा सा आपका और जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप होता है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा सा रेलेवेंट भी है कि हमें पता होना चाहिए इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। बहुत शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से डिफरेंस जो है वो आपके नोट्स में यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, बट थोड़ा सा मैं इसको डिटेल्ड बताना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपनी व्हाइट बोर्ड की तरफ जहां पे आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं अपन कि ये क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे दो लोगों के बीच का डिफरेंस विच इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ओके जी, तो मैं यहां पे आपको उसका एक तरीके से बेसिस बता देता हूं जिसके तहत अपन डिस्टिंक्शन करेंगे इन दोनों के बीच में। कोई मैं आंसर नहीं लिख पा रहा हूं आपको बहुत रफ तरीके से, बट एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को थोड़ा सा यहाँ लिखने की जरूरत है। आपसे भी उम्मीद है कि आप साथ साथ में इसको लिख रहे होंगे। ठीक है, पहला आता है आपका बुक कीपिंग। फर्स्ट इज बुक कीपिंग एंड नेक्स्ट इज अकाउंटिंग। ठीक है, देखते हैं, कोशिश करेंगे अकाउंटेंसी भी यहीं पे डालने की। यार क्यों, जब हमारे पास अच्छा खासा वाइट बोर्ड है तो हम अच्छी खासी लाइन खींच सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए। तो सबसे पहला बेसिस ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो सबसे पहले अगर बात करें स्कोप की, तो भैया स्कोप हमने देखा कि जब हम इसके अंदर फंक्शनैलिटी देख रहे थे तो बुक कीपिंग के अंदर सिर्फ 4 चीजें कवर होती हैं, इसके अंदर 7 चीजें कवर होती हैं। तो ऑब्वियसली अकाउंटिंग का स्कोप जो है वो कंपैरेटिवली वाइडर है बुक कीपिंग से। तो आप यहाँ पे स्कोप डिफाइन करेंगे सबसे पहले कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। इसके अंदर आपका आइडेंटिफाइंग था, मेजरिंग था, उसके बाद आपका रिकॉर्डिंग था, उसके बाद आपका क्लासिफाइंग था। बट इसमें हम बात करें तो इन एडिशन टू दीज 4 आपकी 3 चीजें और थी विच इज समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। तो स्कोप जो है इसके में कंपैरेटिवली ये नैरो है और ये आपका वाइडर है। उसके बाद सेकंड डिफरेंस आता है स्टेज। तो सबसे पहले आप अकाउंटिंग करेंगे, सबसे पहले आप बुक कीपिंग करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जो बुक कीपिंग है वो आपका कौन सा स्टेज है, प्राइमरी स्टेज है, और जो अकाउंटिंग है वो आपका कौन सा स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज है। ये भी हमने जितनी डेफिनेशन देखी है उससे हमें ये बात समझ में आ जाती है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, जो काम है बुक कीपिंग का जो काम है वो क्या काम है, बुक कीपिंग का काम है क्या कर देना, सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग कर देना। क्या कर देना, रिकॉर्डिंग कर देना, तो बुक कीपिंग का काम खत्म हो जाता है। लेकिन अकाउंटिंग का क्या काम है, अकाउंटिंग का काम है असरटेन करना। सर क्या असरटेन करना है, इसको 2 बातें असरटेन करनी जो मैंने आपको पीछे बताई थी। नंबर 1 इज फाइनेंशियल रिजल्ट, नंबर 1 इज फाइनेंशियल रिजल्ट एंड नंबर 2 इज फाइनेंशियल पोजीशन। और जब ये असरटेन कर लेगा तो क्या कर देना है, कम्युनिकेट कर देना है किसको, यूजर को। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अगला आता है नेचर ऑफ जॉब, किस प्रकार का नेचर है इस जॉब का। अगला है नेचर ऑफ जॉब। जो बुक कीपिंग है वो किस प्रकार का नेचर है हमारे जॉब का, वो है हमारे रूटीन नेचर का। मतलब बुक कीपिंग तो क्या है, आपके पास ट्रांजैक्शन होती जाएगी, रिकॉर्ड करते जाओ, रिकॉर्ड करते जाओ, रिकॉर्ड करते जाओ। लेकिन जब कुछ हद तक रिकॉर्डिंग हो जाएगी, बुक कीपिंग हो जाएगी, उसके बाद हम आते हैं उसकी एनालिसिस वगैरह करने के लिए, उसके बाद हम उसको समराइज करना शुरू करते हैं। तो इसलिए ये रूटीन नहीं है, ये कैसा है आपका एनालिटिकल नेचर का जॉब है। ये कैसा है, एनालिटिकल, बेसिकली एनालाइज करने का जॉब है, इसलिए इसको कहते हैं हम एनालिटिकल करने नेचर का जॉब है। अब इसको परफॉर्म कौन कर सकता है, आपका बुक कीपिंग जो है उसके लिए सीनियर स्टाफ चाहिए या अकाउंटिंग के लिए सीनियर स्टाफ चाहिए। तो आप लोग पीछे भी देखा था कि बुक कीपिंग तो आपका कोई जूनियर स्टाफ भी कर देगा, बट ये काम करने के लिए आपको कौन चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए सीनियर स्टाफ। अगला आता है नॉलेज लेवल। ऑब्वियसली बात है जूनियर स्टाफ है तो इसका नॉलेज ज्यादा होगा
जूनियर स्टाफ के नॉलेज का लेवल ज्यादा होगा या सीनियर का स्टाफ का ज्यादा होगा? तो ऑब्वियस सी बात है जूनियर स्टाफ का यहां पे अगर लिमिटेड लेवल का नॉलेज भी है, अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, तो वो हमारा जो ये रिकॉर्डिंग का काम है ये तो कर लेगा। लेकिन जो सीनियर स्टाफ है जिसको एनालिटिकल ऑब्जेक्टिव परफॉर्म करने हैं वहां पे, उसके पास जो नॉलेज का लेवल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? थोड़ा सा हायर साइड पे होना चाहिए, ताकि वो अकाउंटिंग को अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो दीज आर फ्यू डिफरेंसेस, जो पीछे थी वही चीजें हैं, बट थोड़ा सा इसको मेरे को डिफाइन ज्यादा करना था। उसमें से 3 ही पॉइंट हमने नोट्स में कवर किए हैं, इसलिए आपको इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है। आप इसको लिख भी लेंगे, आपके काम का है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ना के समान आता है, बट अगर कभी कुछ क्वेश्चन आया 1 नंबर में, तो देखो कुछ भी पूछा जा सकता है। इन्हीं में से कुछ बातें क्रिएट करके आपके सामने सिचुएशन रख दी जाएगी, आप बहुत आसानी से उसका जवाब दे दोगे। जब हमारा चैप्टर खत्म होगा तब आप देखेंगे कि हम इसकी MCQs या इसके 1 आंसर्स वाले 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और आप देखेंगे कि आप खुद ही सारा आंसर इजीली दे पा रहे हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए। तो अगर कभी कुछ ऐसा हुआ कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो गई, तो 3 मार्क्स में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपको इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए आ जाएगा, आप कर पाएंगे। एक चीज हमेशा ध्यान देना, और आपको ये खुद भी आप मानते होंगे इस बात को, कि कभी भी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुछ एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस भी रहते हैं कि आप चाहे ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए या फिर आप ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए। जब भी ऐसे ऑप्शंस हो और एक उसके अंदर थ्योरी का क्वेश्चन होगा और एक उसके अंदर प्रैक्टिकल का क्वेश्चन होगा, तो आप कौन सा पसंद करेंगे क्वेश्चन करना? तो आप हमेशा पसंद करेंगे क्या? प्रैक्टिकल क्वेश्चन। रीजन बीइंग, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपके मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस ना के समान हो जाते हैं अगर आपको वो आता है तो। बट इन केस अगर आपको नहीं आता, तो उस केस में आपको थ्योरी अटेम्प्ट करना मैंडेटरी हो जाता है, मजबूरी हो जाती है। तो इसलिए आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग भी अपने माइंड में रख के चलनी है। इसको आपको इसी तरीके से हल्का फुल्का याद कर लेना है, जो बेसिक चीजें हैं। कोई लैंग्वेज आपको रट्टा करने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक वे में 3 से 4 पॉइंट लेके आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। बहुत बेसिक है, प्राइमरी सेकेंडरी, ये इसकी डेफिनेशन ही हो गई मोटी मोटी। ये रूटीन एनालिटिकल है, जूनियर है, सीनियर है, इसमें कम नॉलेज चाहिए, इसमें ज्यादा नॉलेज चाहिए, बहुत बेसिक है। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट डिस्टिंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या डिफरेंस है आपके अकाउंटिंग में और अकाउंटेंसी में। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? ऑल्दो बहुत ज्यादा हम पॉइंट्स यहाँ पे क्रिएट नहीं कर पाएंगे इन दोनों के बीच में, क्योंकि काफी को सिमिलर है, और अकाउंटेंसी के अंदर ऐसा कुछ ज्यादा आता नहीं है। बट ठीक है, एक आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर आपको एक थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो कि किस तरीके से इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट किया जा सकता है। ऑल्दो ये वो चीज़ है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सिखा दी थी, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि ये आपकी कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करेगा कि क्या डिफरेंस है अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के अंदर। ठीक है सर, आइए सबसे पहले वही बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन रख लेते हैं। बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, इसके बाद आता है हमारा अकाउंटिंग, एंड नेक्स्ट हमारा है अकाउंटेंसी। ठीक है, आपको इतनी बातों में ये तो समझ में आ ही गया है कि अगर मैं इस तरीके से बात करूं तो ये बड़ा सर्कल जो है ये क्या है आपका अकाउंटेंसी, जो छोटा सर्कल है ये क्या है आपका अकाउंटिंग, और जो बिल्कुल छोटा सर्कल है वो क्या है आपका बुक कीपिंग। ठीक है, तो ये 3 तरीके से अकाउंटेंसी कंपैरेटिवली ज्यादा वाइडर है, क्योंकि इसके अंदर आपका अकाउंटिंग भी आ जाता है, बुक कीपिंग भी आ जाता है, और जो अकाउंटिंग है उसके अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ बुक कीपिंग आता है। अब सबसे पहला जो डिस्टिंक्शन आता है वो आता है आपके मीनिंग का, कि अगर आपको कहा जाए अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी की मीनिंग बताओ, तो आप आराम से छाप दोगे, आपको पीछे सिखाया जा चुका है। अकाउंटिंग की लंबी चौड़ी डेफिनेशन थी और अकाउंटेंसी की छोटी सी थी कि अकाउंटेंसी क्या है, इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, थ्योरीज, प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज अकाउंटेंसी। ठीक है जी, इतनी बात हमने को पता है। इसके बाद ये तो बेसिक हो गया डिस्टिंक्शन का। इसके बाद अगर बात करें स्कोप के ऊपर, तो बताओ जी किसका स्कोप बड़ा है, किसका स्कोप छोटा है। अगर हम स्कोप की बात करें तो किसका स्कोप बड़ा है, किसका स्कोप छोटा है। तो आपको पता है अकाउंटिंग जो है, अगर अकाउंटेंसी से कंपेयर करते हैं तो इसका जो स्कोप है वो कंपैरेटिवली नैरो है, और इसका जो स्कोप है वो कंपैरेटिवली आपका वाइडर स्कोप है, क्योंकि इसके अंदर अकाउंटिंग और बुक कीपिंग दोनों की दोनों कवर हो जाती है। रिलेशन बात करें तो क्या इनका कोई रिलेशन है? तो हाँ जी, जो अकाउंटिंग है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? अकाउंटिंग जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? बुक कीपिंग के ऊपर। अकाउंटिंग किसके ऊपर डिपेंडेंट है? बुक कीपिंग। अगर बुक कीपिंग सही होगी तो अकाउंटिंग ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। और अकाउंटेंसी जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है।
ठीक है। तो मतलब जो अकाउंटिंग का रिलेशन है वो बुक कीपिंग का है, क्योंकि ये इसका बड़ा भाई है, लेकिन अकाउंटेंसी जो है वो दोनों का बड़ा भाई है, दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है हमारी अकाउंटेंसी। ठीक है। फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस क्या है हमारे, तो अगेन इसका जो ऑब्जेक्टिव था हमारे अकाउंटिंग का वही फंक्शन है कि भैया फाइनेंशियल रिजल्ट्स और फाइनेंशियल पोजीशंस बताना, फाइनेंशियल रिजल्ट्स और फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करना, ये किसका फंक्शन है, किसका ऑब्जेक्टिव है, हमारे अकाउंटिंग का। और अकाउंटेंसी का क्या मतलब है, यहां पे अकाउंटेंसी का मतलब है कि जो भी हमारी बुक कीपिंग हुई है और जो भी हमारी अकाउंटिंग हुई है, इसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना, जिसके बिहाफ पे या जिसको सपोर्ट मानते हुए जो हमारे यूजर हैं वो क्या ले पाए, डिसीजंस ले पाए। तो अगर ये सब परफॉर्म हो गया तो मतलब कि जो अकाउंटेंसी का फंक्शन था वो आपका यहां पे परफॉर्म हो गया, वो आपका अचीव हो गया। ठीक है। तो बेसिकली क्या है, अकाउंटिंग के अंदर हम मीनिंग की बात कर लेंगे, स्कोप ये छोटा ये बड़ा, इससे रिलेशन ये डिपेंडेंट है बुक कीपिंग के ऊपर, अकाउंटेंसी डिपेंडेंट है दोनों के ऊपर। फंक्शंस तो ये तो रिजल्ट्स और पोजीशन बताना है, ऑब्वियसली इसको कम्युनिकेट करना भी होता है, लेकिन कम्युनिकेट करने के बाद इसके बेसिस पे अगर यूजर हमारा एक यूनिफॉर्म डिसीजन ले पा रहा है, एक समझदारी भरा डिसीजन ले पा रहा है, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग वर्सेस अकाउंटेंसी। ठीक है सर, इतनी बात अपने को समझ में आ जाती है। अब अगर हम आगे बढ़े तो आगे और कौन सा कॉन्सेप्ट है जो हमारा बच जाता है, देखिए अगला कॉन्सेप्ट आता है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बार बार देख रहे हैं कि भैया ये सारा जो काम कर रहे हैं हम किसके लिए कर रहे हैं, यूजर्स के लिए कर रहे हैं। सारी की जो कार्रवाई हो रही है वो किसके लिए हो रही है, यूजर्स के लिए हो रही है। और यूजर्स आपने देखा कि दो पार्ट में कैटेगरी में डिवाइडेड है, नंबर 1 इज इंटरनल यूजर्स एंड नंबर 2 इज एक्सटर्नल यूजर्स। अब इसका मतलब क्या है, इंटरनल यूजर्स जैसे कि मैंने आपको बताया था इस पहले भी कि अगर आपकी ये कंपनी है, ये आपकी एंटिटी है जो आपकी बिजनेस रन कर रहे हो आप, इसके अंदर जितने लोग हैं, जितने यूजर्स पाए जाएंगे वो सारे कौन हो जाएंगे आपके इंटरनल, और इसके बाहर जितने लोग पाए जाएंगे वो सारे कौन हो जाएंगे आपके एक्सटर्नल। इंटरनल के देखो कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि ऑनर है, ये ऑनर कहां पाया जाएगा, ऑब्वियसली बिजनेस के विद इन पाया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के विद इन पाया जाएगा। शेयर होल्डर, शेयर होल्डर इज नथिंग एल्स ऑनर, शेयर होल्डर का कुछ और मतलब नहीं होता, शेयर क्या होते हैं आपके ऑनर ही होते हैं। अगर कंपनी की बात करें तो वहां शेयर होल्डर होते हैं, प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो उसको ऑनर कह देते हैं, बट कहीं ना कहीं ये भी ऑनर ही है। तो ये भी आपके क्या है, इंटरनल यूजर्स। इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स भी क्या है, जिन्होंने इसमें पैसा लगाया वो उसके इंटरनल लोग ही हो जाते हैं, उसके मालिक हो जाते हैं। जैसे कि अगर मिस्टर ए अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो इस कंपनी के क्या है, ऑनर भी हैं, और वो इस कंपनी के इन्वेस्टर भी हैं। एक चीज यहां पे ध्यान देनी है आपको, यहां जब भी इन्वेस्टर लिखा होगा तो वो इंटरनल हो जाएगा, लेकिन अगर यहां पे लिखा होता पोटेंशियल इन्वेस्टर, पोटेंशियल इन्वेस्टर का मतलब क्या हो गया, वो लोग जो कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, अभी इन्वेस्ट किया नहीं है, सोच रहे हैं, और उसके लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इवेल्युएट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ताकि वो इस पे इन्वेस्ट करें या ना करें ये डिसाइड कर सकें। तो ऐसे जो इन्वेस्टर होते हैं विच इज कॉल्ड पोटेंशियल इन्वेस्टर, वो आपके एक्सटर्नल यूजर्स में आ जाएंगे। बट अगर सिर्फ इन्वेस्टर की बात करें, मतलब द पर्सन हु ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन द कंपनी, नाउ दे आर इंटरनल यूजर्स। एम्प्लॉइज हमारे इंटरनल यूजर्स हैं। एम्प्लॉइज में भी ये चीज ध्यान रखनी है कि वो एम्प्लॉइज जो कि ऑलरेडी कंपनी के एम्प्लॉय हैं। पोटेंशियल एम्प्लॉय अगर कोई है, कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है और वो इंटरव्यू देने आ रहा है और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करके आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा आपका एक्सटर्नल यूजर्स, क्योंकि वो भी एम्प्लॉय नहीं है, वो पोटेंशियल एम्प्लॉय है। नाउ मैनेजमेंट इज अ वाइड टर्म, जैसे डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, आपके बोर्ड मेंबर्स वगैरह होते हैं, ये लोग भी क्या कहलाएंगे आपके इंटरनल यूजर्स। अब बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर्स की। एक्सटर्नल यूजर्स हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, तो रेगुलेटरी एजेंसीज होती हैं। रेगुलेटरी एजेंसीज का मतलब क्या हो गया, सपोज करो एमसीडी डिपार्टमेंट है जो आपसे आपके बिल्डिंग का टैक्स वसूल करती है, वो भी आपकी एक्सटर्नल यूजर्स है। ठीक है। उसके बाद लेबर यूनियन है, लेबर अगर है तो इंटरनल यूजर, बट अगर लेबर यूनियन है तो यूनियन आपका इंटरनल पार्ट नहीं होता, वो आपका कौन सा हो जाएगा, एक्सटर्नल यूजर है। स्टॉक एक्सचेंज है, अगर आप कंपनी हो, आप शेयर वगैरह में डील करते हो, तो स्टॉक एक्सचेंजेस भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करती हैं अलग अलग फॉर्म में, और वो क्या कहलाएंगे आपकी एक्सटर्नल यूजर्स। उसके बाद पब्लिक, नो डाउट पब्लिक तो जैसे कि हम आप हमारा मेरा मन किया आज चलो जी रिलायंस इंडस्ट्रीज के हम देखते हैं कि उसकी बैलेंस शीट में क्या क्या चल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री ने लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस हुआ, कहाँ कहाँ उन्होंने इन्वेस्ट किया, क्या कुछ किया। अगर ये सारी चीजें मैं देखना चाहता हूं तो मैं आराम से इनकी वेबसाइट पे जाके इन स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकता हूं और अपने अकॉर्डिंग रिव्यू कर सकता हूं। तो मैं एज अ जनरल पब्लिक भी क्या हूं, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर हूं, विच इज एक्सटर्नल यूजर्स। उसके बाद अदर्स। अब अदर्स के अंदर आप थोड़ा सा जाते हैं तो आप कह सकते हैं कॉम्पिटिटर्स, मतलब
कि रिलायंस के इंफॉर्मेशंस को अडानी ग्रुप जो है वो भी रिव्यू करती होगी कि भैया देखते हैं रिलायंस जो है हमारा वो पेट्रोलियम के अंदर क्या परसेंटेज अर्न कर रहा है, हम कितना कर पा रहे हैं, हम कहीं कम तो नहीं कर पा रहे, हम कुछ और तरीके से उसको बढ़ा तो नहीं सकते हैं। इस टाइप की अगर कोई रिव्यू वगैरह या कुछ भी इस टाइप की परफॉर्मेंस जो कि कॉम्पिटिटर्स परफॉर्म करते हैं तो वो भी क्या कहलाएंगे, आपके एक्सटर्नल यूजर्स। ऑल्दो दे आर ऑल्सो यूजर्स, वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, उसके बेसिस पे कंपैरिजन वगैरह कर सकते हैं। तो इस टाइप के कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो भी आपके क्या कहलाते हैं, यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर एक्सटर्नल यूजर्स। इसके अलावा फिर आपके क्रेडिटर्स वगैरह हैं जिन्होंने आपको उधार दिया है। अब मैं ऑनर्स की बात नहीं कर रहा हूं, ये उधारी वाले की बात कर रहा हूं। तो जो क्रेडिटर्स हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म के हो चाहे वो लॉन्ग टर्म के हो, किसी ने 2-4 महीने का उधार दिया हो चाहे किसी ने 2-4 साल का उधार दिया हो, एग्जाम्पल के तौर पर आपके बैंक्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ये भी आपके क्या कहलाते हैं, यूजर्स, लेकिन एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी मीनिंग थी जो आपको समझना जरूरी है कि एक्सटर्नल यूजर्स और इंटरनल यूजर्स क्या होते हैं और उसके एग्जांपल्स क्या हैं। जनरली इसके क्वेश्चंस आप एग्जांपल के फॉर्म में देखते हो कि वो 2-4 एग्जांपल दे देंगे, 2-4 आपके ऑप्शंस दिए होंगे, बताया जाएगा इसमें से कौन सा ऐसा है जो इंटरनल यूजर नहीं है या फिर कौन सा ऐसा जो इंटरनल यूजर है। तो आपको मोटे रूप पे ये समझ में आना चाहिए कि भैया विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कौन है और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कौन है, उसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन इजीली ले पाओगे। तो यहां तक मेरे को लग रहा है आपको बात समझ में आ गई है। ऑल्दो इसके ऊपर हमारे पास एक चैप्टर आएगा, सेकेंड लास्ट चैप्टर है, विच इज नोन एज फाइनेंशियल अकाउंट, जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे किसका, सोल प्रोप्राइटरशिप का। तो हम इस चैप्टर के अंदर भी इसको जानेंगे, उसकी थ्योरी, उसके प्रैक्टिकल में इसको समझेंगे कि क्या मतलब होता है यूजर्स का, कौन से इंटरनल होते हैं, कौन से एक्सटर्नल होते हैं। बट टू एन एक्सटेंट रूप में आपको यहाँ पे बता दिया गया, जिससे कि आपकी नॉलेज जो है वो डेवलप हो गई होगी कि किन यूजर्स की हम बात कर रहे हैं बार बार, कि बुक कीपिंग कर लेंगे, उसके बाद अकाउंटिंग कर लेंगे, अकाउंटिंग किसको कम्युनिकेट कर देंगे, अपने रिजल्ट्स किसको कम्युनिकेट कर देंगे, यूजर्स को। और यूजर्स जो है वो क्या लेगा, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग अगर सही होगी तो हमारा अकाउंटेंसी का जो पर्पस है वो अचीव हो जाएगा। तो अल्टीमेटली सारी चीजें जो हम कर रहे हैं, सारी चीजें जो हम कर रहे हैं, चाहे वो बुक कीपिंग हो, चाहे वो अकाउंटिंग हो, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो, ये सारी चीजें किसके लिए हो रही हैं, यूजर्स के लिए हो रही है। मतलब ये इन लोगों के लिए सारी हरकतें परफॉर्म की जा रही हैं और ये एक प्रिंसिपल्स को, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करते हुए हो रही है। उसके कुछ एक पर्पसेस हैं, वो आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस मैंने आपको बताया था, विच इज कॉल्ड यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। चलिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर कनेक्ट करेंगे आगे के टॉपिक्स को।